अस्सलाम वालेकुम जी। अनकही बातें विद एम ए जावेद की एक नई एपिसोड के तो चलते हैं। मैं वेलकम करता हूँ मिस इकरा लियाकत को। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक-ठाक। आप कैसे हैं? बेसिकली सोशल वर्क ज़रूर है, लेकिन मैं बेसिकली मियां चन्नू से हूँ और सोशल वर्क अपना स्टार्ट मार्केट्स वगैरह में जाना, डोनेशन कलेक्ट कर आपने फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद भी रखी, जो कि आज से 1.5-2 साल पहले आपने रखी। बहुत सारी ऐसी एनजीओ थी जिनके साथ मिलके काम स्टार्ट किया। तो फिर स्टूडेंट लाइफ थी, उसमें मतलब अपनी तरह से कुछ ऐसा नहीं कर पाती थी। ऐसे में जब मेरे फादर की डेथ कभी आप एनजीओज के साथ जब आप काम करते हो तो आपको फुल टाइम काम करना पड़ता है। डिफरेंट सोसाइटीज़ के साथ काम किया, ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया। बिनते लियाकत फाउंडेशन जो आपका इदारा है, उस ज़्यादातर तो मैं ऑर्फन बच्चों पे काम कर रही हूँ। इवन दैट मेरी फैमिली को भी उसका नहीं पता था। जो ऑर्फन बच्चे हैं या ये जो आपकी बेनिफिशरीज हैं, चाहे वो राशन के हवाले से हों या चाहे किसी डिफरेंट एनजीओज के होते हैं ऑर्फन्स, उनके पास जाना। मुस्बत पैगाम हम लेके सोसाइटी के लिए निकले हैं, वो लोगों तक पहुंचता रहे। अस्सलाम वालेकुम जी। अनकही बातें विद एम ए जावेद की एक नई एपिसोड के साथ आज फिर मैं हाजिर हूँ। जैसे कि मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि मेरे गेस्ट वो लोग होते हैं जो कि शायद सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा नाम नहीं होंगे, लेकिन वो अपनी फैमिली, अपने ख़ानदान या अपने घर के लिए एक बहुत बड़ा नाम होते हैं। वो कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसा किया ज़रूर होता है जिसकी वजह से वो अपनी उस फैमिली के अंदर उभरता हुआ सितारा होते हैं, और इंशाल्लाह एक वक्त ज़रूर आएगा कि वो पूरी सोसाइटी, पूरी मार्केट के लिए, पूरी दुनिया के लिए शायद एक बहुत बड़ा नाम होंगे। तो इसी तरह के लोग मेरे गेस्ट होते हैं, जिनके से मैं बातचीत करता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद इन अनकही बातें विद एम ए जावेद का मकसद ही सिर्फ ये है कि हम उन लोगों को सामने लेके आए हैं जिन्होंने मार्केट में, माशरे के लिए कोई ना कोई काम किया है, और वो अपनी होने से, उनके होने से सोसाइटी में कोई वैल्यू ऐड हो रही है। तो इसी तरह की एक और गेस्ट आज मेरे साथ मौजूद हैं जिनका नाम इकरा लियाकत है। वो क्या करती हैं, क्यों करती हैं, और उनको ये सारी चीज़ें जो उनकी फील्ड है वो इसमें क्यों आई, उसके लिए हम उनकी तरफ खुद जाएंगे, वो खुद बताएंगी। तो चलते हैं। मैं वेलकम करता हूँ मिस इकरा लियाकत को। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम अस्सलाम। मिस, क्या हाल चाल है आपको? बहुत शुक्रिया, आप पॉडकास्ट में आई आज मेरे। अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक-ठाक। आप कैसे हैं? बस अल्लाह का करम, बहुत बेहतरीन, ज़बरदस्त। जैसे कि मैंने कहा, हम आगे चलने से पहले मैं आपको बताता जाऊं कि मिस इकरा का जो बैकग्राउंड है वो बेसिकली सोशल वर्क ज़रूर है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो जो अपना इंट्रोडक्शन है वो खुद कराएं, अपनी फील्ड में के बारे में बताएं, या जो भी वो अपने बारे में बताना चाहती हैं वो बताएं। जो कि मेरा एक बेसिक क्वेश्चन होता है अनकही बातें विद एम ए जावेद में। तो हम पहले सवाल की तरफ जाएंगे। मिस, पहला हमारा सवाल आपसे यही है कि आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड, अपनी अर्ली एज, या कुछ भी अपने बारे में जो बताना चाहें ऑडियंस के लिए, ताकि जिससे वो जान सकें कि जो आज की हमारी गेस्ट हैं वो कौन है। सो अनकही बातें, जो बचपन की याद या कोई भी बात जो आप चाहती हैं ऑडियंस को बताने के लिए ज़रूरी है, तो प्लीज़ वो शेयर कीजिए। जी, ज़रूर। तो जो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है, मैंने एक्चुअली मैं बेसिकली मियां चन्नू से हूँ और मैंने मैट्रिक जो है वही मियां चन्नू से किया था और उसके बाद एफएससी वहाँ डीपीएस कॉलेज से मियां चन्नू से ही की थी। उसके बाद एक्चुअली मेरे फादर की डेथ हो गई, सो नेक्स्ट जो मैंने फर्दर स्टडी के लिए लाहौर आ गई। तो लाहौर स्टडी के साथ-साथ ही मैंने अपना जो थोड़ा सोशल वर्क अपना स्टार्ट कर दिया। सही। सोशल वर्क में इंशाल्लाह डिटेल में बात करें। आपने बताया आप मियाँ चन्नू से हैं, आपकी एजुकेशन बाकी फर्दर आपकी लाहौर से है। सो और अनफॉर्चुनेट वाक़या आपकी लाइफ में होता है कि आपकी वालिद साहब की डेथ होती है, तो हम उसको स्किप करते हैं। मे अल्लाह ब्लेस हिम, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आगे चलते हैं मिस। आप मुझे ये बताएं कि जो आपका बैकग्राउंड है, वो आपने 18 साल की उम्र में सोशल वर्क स्टार्ट किया और चैरिटी के काम करने लगी। उसके बारे में थोड़ा सा राय दें, बताएं कि आपने चैरिटी के काम क्यों शुरू किए, व्हाट इंस्पायर्ड यू, क्या वजह बनी जिसकी वजह से आपने ये काम स्टार्ट किए। जी, ज़रूर ये स्टोरी मैं अपनी शेयर करना चाहूँगी और यही मेरा जो है कह लें कि मेन टॉपिक भी है। तो एक्चुअली जो मेरे सफ़र का आगाज़ हुआ था वो इस तरह था कि एफएससी में जब मेरे फादर की डेथ हुई तो उसके बाद कुछ काफ़ी स्ट्रेस में थी। सो लोगों ने मुझे फिर थोड़ा कहना स्टार्ट कर दिया कि मतलब आपको अपने फादर के लिए कुछ करना चाहिए। ठीक है। तो फिर मुझे फ़िलहाल कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा था कि कुछ मैं क्या कर सकूँ उनके लिए। एक बेटी हूँ, ज़ाहिर-सी बात है हमारी सोसाइटी में जिस तरह बेटियों का होता है, बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना। तो इन सब चीज़ों से मैं निकल के तो एक बेटा बन के उनके लिए कुछ करना चाहती थी। सही। तो बस फिर मुझे यही ऑर्फ़न बच्चों को देखती थी जब, तो उनके लिए बस उनका सहारा बनना चाह रही थी कि मैं भी, मेरे सर से ज़ाहिर-सी बात है बाप का साया छीना गया था, ये कह सकती हूँ।
तो इसीलिए मैं जो यतीमों का सहारा बनना चाहती थी, तो बस वहीं से अपना काम जो स्टार्ट किया। मार्केट्स वगैरह में जाना, डोनेशन कलेक्ट करना। सो जो मैं आपके बारे में जानता हूँ, जैसे कि आपने अभी बताया भी, तो आपने लोगों के साथ मिलके काम कहीं ना कहीं स्टार्ट किया। आपने फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद भी रखी, जो कि आज से 1.5-2 साल पहले आपने रखी। उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, बट वो जो आपकी अर्ली एज की जो थी डोनेशंस इकट्ठी करना मार्केट में, तो कोई डिफरेंट सोसाइटीज़ के साथ काम किया, ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया, उसको थोड़ा सा अगर आप शेयर करें ऑडियंस के लिए, कैसे वो आपका सफ़र का आगाज़ होता है। रीज़न आपने बता दी, लेकिन जी, सफ़र का बिल्कुल। आगाज़ क्या हुआ और कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको ये सारी चीज़ें लर्न करने के लिए? जी, बिल्कुल। एक्चुअली डिफरेंट सोसाइटीज़ के साथ था, तो उनके साथ मिलके काम स्टार्ट किया है। अल खिदमत फाउंडेशन उनके साथ मिलके जो काम स्टार्ट किया है। बहुत सारी ऐसी एनजीओज़ थी जिनके साथ मिलके काम स्टार्ट किया है, लेकिन फिर सेपरेट थोड़ा अपना डोनेशन का कलेक्ट करना, फिर जो राशन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब सेपरेट अपना काम स्टार्ट करना कर दिया। तो फिर स्टूडेंट लाइफ थी, उसमें मतलब अपनी तरह से कुछ ऐसा नहीं कर पाती थी। तो फिर इसके लिए मैंने जॉब स्टार्ट की। तो जो भी अपनी सैलरी वगैरह होती थी, तो वो सारी इस पे ऑर्फन बच्चों पे लगा देना, और इन चीज़ों पे, या राशन वगैरह ले लेना मंथली, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो बाद में फिर अपना एक प्रॉपर जो अपना सेटअप किया एनजीओ का, और 1.5 साल पहले ही मैंने अपनी एनजीओ का स्टार्ट किया। सही। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। कभी आप एनजीओज़ के साथ जब आप काम करते हो, तो आपको फुल टाइम काम करना पड़ता है, और हर इदारे की, हर एनजीओ का, हर इंस्टीट्यूट के अपने प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिसमें आपको डिफरेंट लेके चलना पड़ता है और आप उनके साथ मैनेज नहीं कर पाते। सो अक्सर लोग इसी तरह प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। तो हम चलते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक। बिनते लियाकत फाउंडेशन जो आपका इदारा है, उसके अंदर कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो आप कर रही हैं? और क्या-क्या काम है जो आप करती हैं? और कोई अगर देखने वाले ऑडियंस में से कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करना चाहे या उसके साथ काम करना चाहे, तो वो कैसे कर सकती है? ज़्यादातर तो मैं ऑर्फ़न बच्चों पे काम कर रही हूँ, तो उनकी एजुकेशन, लाइक शेल्टर होम वग़ैरह, तो उनके लिए मतलब जितनी ज़्यादा हो सकें फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करना, जो भी उनकी बेसिक नीड्स होती हैं, उनको पूरा करना। और सेकंड, जो नीडी फैमिलीज़ हैं, उनकी लाइक राशन वग़ैरह का या जो भी उनकी ज़रूरियात होती हैं, तो उनको पूरा करना, अभी जिस लाइक हूँ, उतना करती हूँ उनके लिए। तो और कुछ 2-4 प्रोजेक्ट्स थे कि राजनपुर में जैसे फ्लड का था, तो वहाँ पे अकेली गई हूँ, इवन दैट मेरी फैमिली को भी उसका नहीं पता था। तो उनको बगैर बताए वहाँ पर गई हूँ, और सारा 2-3 दिन का था वो प्रोजेक्ट, और जो हमने सारा मतलब परफ़ॉर्म किया वहाँ पे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सफ़र भी बहुत अच्छा रहा हमारा। अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। तो उसके अलावा मोस्टली तो मैं वैसे ऑर्फ़न बच्चों पे ही वर्क कर रही हूँ। उनके ठीक। ये जो ऑर्फन बच्चे हैं, या ये जो आपकी बेनिफिशियरीज़ हैं, चाहे वो राशन के हवाले से हों या चाहे किसी और चीज़ के, तो आप इनको आइडेंटिफ़ाई कहाँ से करती हैं? इनको देखते कैसे हैं? और फिर आपकी जो डोनर बेस है, वो कौन से लोग हैं जो आपको डोनेट करते हैं, ताकि थोड़ा-सा ऑडियंस के बारे में और पता लगे? जो डोनर्स हैं वो तो कुछ जानने वाले हैं, फैमिलीज़ के लोग हैं, या इसके अलावा कुछ जो सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं वहाँ से रीच आउट करते हैं। और इसके अलावा जो बच्चे हैं डिफरेंट एनजीओज़ के होते हैं, ऑर्फन्स, उनके पास जाना, उनकी जो नीड्स हैं उनका पूछना, और उनको बस वही पूरा करती हूँ। सही है। तो किसी स्कूल्स के साथ, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आपने कोलैबोरेट किया हुआ है ऑर्फन बच्चों के लिए, या आपको रैंडम कोई बताता है तो आप फिर उनको स्पॉन्सर करने, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ी डोमेन है, बहुत सारे बच्चे ऑर्फन्स हैं। जैसे कि हम, हमारा स्कूल चल रहा है, हमारे स्कूल में बहुत सारे ऑर्फन बच्चे पढ़ते हैं, तो हम उसके लिए जी, डोनर्स बिल्कुल। फाइंड आउट करते हैं। तो कोई इदारों के साथ कोलैबोरेट किया हुआ है, या जितनी कैपेसिटी तो इंसान की कभी भी पूरी नहीं होती? बिल्कुल। कोलैबोरेट किसी के साथ नहीं किया, वैसे रैंडम कोई जैसे बताता है तो उनको करती हूँ। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आगे फर्दर मूव ऑन करते हैं। आपने मुझे बताया था, तो मैं चाहता हूँ कि आप ऑडियंस से भी शेयर कर सकें कि आपने बिज़नेस की साइड पे कोई चीज़ की, आप अपना बिज़नेस कर रही हैं, आपने कोई चीज़ें प्रोजेक्ट किया, वो बिज़नेस क्या है, उसके बारे में थोड़ा-सा आइडिया दें लोगों को, सो दैट उनको पता लग सके, और फिर इससे आगे हम यूथ एम्पावरमेंट पे जो आप काम करती हैं, उसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तो एनजीओ के लिए अपने था कि कुछ करूँ, तो इसीलिए फिर मैंने जॉब वगैरह का स्टार्ट किया था। जॉब का मतलब इतना नहीं था कि वो सैलरी पैकेज एक फिक्स होता है कि ये 30 प्लस है, आपको ये मिलना है, तो उसमें वो सारी नीड्स नहीं पूरी हो रही थी। तो फिर इसीलिए और प्रॉपर वहाँ पे टाइम भी देना पड़ रहा था। जब जॉब का हो तो फिर वो ऑन ड्यूटी तो प्रॉपर सारा टाइम देना पड़ता है। तो इसीलिए फिर नहीं वो प्रॉपर टाइम दे पा रही थी, तो अपना बिज़नेस एक छोटा-सा स्टार्ट किया, गर्ल्स हॉस्टल बनाया, बिनते लियाकत गर्ल्स हॉस्टल।
तो बस उसमें से जो प्रॉफिट वगैरह अभी तो रिसेंटली बनाया है, 2 मंथ्स हुए हैं। तो जो भी इंशाल्लाह हुआ सारा करूँगी आगे अपनी एनजीओ सो के वो थ्रू। जो आपका हॉस्टल है वो कहाँ पे है, किस यूनिवर्सिटी के पास है, और तक थोड़ा सा आइडिया दे दें लोगों के जी, लिए। ज़रूर। जो मेरा हॉस्टल है वो वलेंशिया टाउन एल ब्लॉक में है, नियर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। ठीक हो गया, ठीक है। सो आप यूथ एम्पावरमेंट के मुतालिक कुछ कहना चाहती हैं, बताएं ऑडियंस को आपके ख्याल में यूथ एम्पावरमेंट क्या, और यंगस्टर्स को क्या करना चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए, क्योंकि आप एक ऐसी स्टोरी ज़रूर है कि जिसने अपने मुश्किलात के बावजूद अपने आप को कहीं ना कहीं स्टेबल किया, कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट्स किए, सोशल वर्क भी आप कर रही हैं, फिर आप अपना बिजनेस भी कहीं ना कहीं लेके चल रही हैं। तो किस तरह आप समझती हैं यूथ एम्पावरमेंट पे लोग काम कर सकते हैं। यूथ एम्पावरमेंट पे मैं ज़्यादातर गर्ल्स का कहना चाहूँगी कि गर्ल्स को कुछ करना चाहिए। ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे भाई होते हैं उन्होंने ही अपने वालिदैन के लिए फ़र्ज़ अदा करने होते हैं। बहुत सारे ऐसे फ़र्ज़ हैं जो कि हम बेटियों को भी अदा करने हैं। तो घर से बाहर निकल के ना सही, लेकिन घर में बैठ के भी हम जितना कर सकें तो हमें ज़रूर अपने वालिदैन के लिए करना चाहिए। और अगर बाहर निकल के बंदा अपने लिए एटलीस्ट ये नहीं है कि सिर्फ़ हमने दूसरों के सहारे पे बैठ के तो अपना खाना है ये, लेकिन हमें खुद इस काबिल बनना चाहिए कि हम लोगों का सहारा बनें। बिल्कुल ठीक, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अभी हम एंडिंग की तरफ जाएंगे, हम इसको ड्रैग नहीं करेंगे अपने डाटा को पॉडकास्ट को। जी। तो मेरे दो तीन आखिरी सवालात। अब ओवरऑल आपकी तो फील्ड ही वो है, लेकिन अगेन मैं पूछना चाहूँगा ऑडियंस के लिए, वॉलंटियरिज्म ने आपकी ज़िंदगी में क्या रोल प्ले किया, जिसको मैं आसान लफ्ज़ों में ये कहता हूँ, हाउ वॉलंटियरिज्म शेप्ड योर लाइफ। तो आप ऑडियंस को, क्योंकि जो किसी भी फील्ड से बिलोंग करते होंगे, वो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि वॉलंटियरिज्म करें तो क्यों करें, उसने आपकी ज़िंदगी में वॉलंटियरिज्म ने आपको क्या कुछ सिखाया, कैसे आपकी ज़िंदगी बनाई। मैंने भी एज़ अ वॉलंटियर जब काम किया था तो बहुत सारी ऐसी डिफ़िकल्टीज़ थी जो मुझे फ़ेस करना पड़ी। लाइक अगर हम जब बाहर जाते थे डोनेशन कलेक्ट करना, तो ये गर्ल्स मतलब लड़की के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और मोस्टली गर्ल्स इस चीज़ों को देख के वो नहीं कर पाती। तो लेकिन हमें करना चाहिए। अपने लिए तो सभी जीते हैं, इस जहां में है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। मैंने इस पॉडकास्ट से यही सीखा कि अपने लिए तो आप सब जीते हो, हम सब जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए भी जीना बहुत ज़रूरी है। ये अनकही बातें विद एम ए जावेद जो सीरीज़ है मेरी पॉडकास्ट की, इसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मैं लोगों को आपके सामने लेके आऊँ, गेस्ट के साथ बातचीत करूँ और वो आप लोगों से वो बातें शेयर की जाएँ। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये भी है कि मेरे पास जो मेरे गेस्ट टाइम हैं उनसे खुद बहुत सीखूं। मैंने सीखा आज की पॉडकास्ट से बहुत कुछ कि आप जैसे भी हों, जिस हाल में भी हों, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, और यही काम आप भी सब कर सकते हैं। तो एट द एंड जो मैं हमेशा पॉडकास्ट के एंड पे बात कहता हूं, मैं वही कहूंगा, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दुनिया में खुशियां बखेरते रहें और लोगों के काम आते रहें, क्योंकि लोगों के काम आने से ही ज़िंदगी बनती है। और आपको नहीं पता कि आपकी एक छोटी सी नेकी, आपकी छोटी सी एफर्ट किसी की ज़िंदगी में कितना कुछ तब्दीली ला सकती है, कितना बदलाव ला सकती है। सो मैं वंस अगेन बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आज के अपनी मेहमान मिस इकरा का कि वो आई, आज उन्होंने अपनी बातें कुछ शेयर की। और इसी तरीके से अगर आप में से कोई चाहता है कि वो मेरे चैनल पे, मेरे पॉडकास्ट में एज अ गेस्ट आए, तो प्लीज़ डू लेट मी नो। मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं, मेरी टीम से रब्ता कर सकते हैं, एंड बी माई गेस्ट। इसी तरह सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें और मैक्सिमम लोगों के साथ ये चीज़ पहुंचाएं, ताकि जो पैगाम, मुस्बत पैगाम हम लेके सोसाइटी के लिए निकले हैं, वो लोगों तक पहुंचता रहे। आप सबका शुक्रिया। नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा मिलेंगे।